ओके, तो सब लोग अपने आप को म्यूट पर कीजिए और अपनी वीडियो लिंक को ऑन कीजिए। ठीक है, अपनी वीडियो लिंक को ऑन कर लीजिए, जो आपका कैमरा है उसको ऑन कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, जैसा मैंने आपको कल बताया था यूपीएससी के बारे में, सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस कर रखी थी, कुछ इंट्रोडक्टरी सेशंस लिया था, उसके बारे में थोड़ा सा ये स्लाइड शो है। मैंने बताया था, कल भी बताया था, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों की ये संतुष्टि के लिए एट ए ग्लांस एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद में हम इस प्रेजेंटेशंस को डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ स्लाइड्स दिख रही होंगी आपकी स्क्रीन पर, आप सबको स्क्रीन पर दिख रही है स्लाइड्स, कैरियर इन सिविल सर्विसेज, करेक्ट है एवरीवन। प्लीज अपना वीडियो लिंक को ऑन कर लीजिए if पॉसिबल। ठीक है, इसके बाद में हम सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है ना, तो ये एक है करियर इन सिविल सर्विस के बारे में, मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में बताया। और कल जो मैंने आपको वर्बली डिटेल में डिस्कस किया व्हाई वी चूज सिविल सर्विसेज एज ए कैरियर, तो वहाँ पर भी हमने इन सारी चीज़ों को देखा है। ठीक है ना, तो वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको देख लेना, वही पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। यही आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल भी गया होगा या मिल जाएगा आपको आजकल में, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। सिविल सर्विसेज को मैंने कहा, पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको पढ़ पाए, सिविल सर्विस द पोस्ट ऑफ एन आईएएस इज नॉट अ जॉब, इट्स अ सर्विस, है ना। और कल का फॉर्मूला याद है ना, जो मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, याद है ना, क्या है? सर्विस टू मैन और सर्विस टू मैन काइंड इज सर्विस टू गॉड, सो इट्स नॉट अ जॉब, इट इज अ सर्विस। ठीक है ना, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपके साथ में ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दी है। मैंने कहा फिर भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है जो कल हमने डिस्कस किया। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन पीपीटी नोट्स, अभी तक हमने क्या किया है, अपनी स्ट्रैटेजी को पढ़ाई की, कुछ ऐसे तैयार किया है कि हम नोट्स की दुनिया से, बड़े बड़े मोटे मोटे नोट्सों की दुनिया से बाहर ही नहीं आ पाते हैं, है ना। हम वहीं अपना दम तोड़ देते हैं, है ना। पूरी साल भर हमने क्या किया, अपनी ट्वेल्थ एग्जामिनेशन और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये हम मैक्सिमम नोट्स डिज़ाइन करने में लगा देते हैं, सारा काम बढ़िया अच्छे लाल नीले काले पेनों के माध्यम से बढ़िया नोट्स बनाए साल भर, और बाद में इतना मोटा मोटा उसका वो बना लेते हैं बंच, और उसी बंच के नीचे एक दिन आपकी शहादत हो जाती है। ठीक है ना, तो ऐसा अपने को नहीं करना है, अपने को स्ट्रेंथन अपने ब्रेन को करना है, इसकी रिटेंशन पावर को करना है। ठीक है ना, मैंने कल आपको बताया था कि आपके अंदर एक एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप करना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, हेलो, आर यू गेटिंग माय वॉइस? आ रही है आप सब लोगों को, क्लियर है ना आवाज, सुनाई पड़ रहा है ना? तो पहले तो एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जस्ट जिससे मैं इसको बंद करूं और आप लोगों से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट हूं। मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि कोई एजुकेशन क्राइटेरिया में कुछ खास नहीं है। दुनिया में राजा बनना हो, राजा के लिए कोई एजुकेशन क्राइटेरिया होता नहीं। आप जितने क्लर्क लेवल पर जाएंगे, आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन क्राइटेरिया मिलेंगे। राजा बनने के लिए दुनिया में कहीं नहीं है, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए, आप टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव के तौर पे जाते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, है ना, लेजिस्लेचर के जितने भी मेंबर हैं, ये लोग राजा हैं, देश को चलाने वाले लोग हैं। इनके लिए क्या एजुकेशन क्राइटेरिया? कुछ भी नहीं होता। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या एजुकेशन क्राइटेरिया? कुछ भी नहीं है। अरे राजा के लिए थोड़ी होता है एजुकेशन क्राइटेरिया। हमारे यहाँ पे एक डिबेट भी आती है कई बार, है ना, कि नेता लोगों के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। आप यहाँ छोड़ो, इंडिया को छोड़ो, पूरी दुनिया के अंदर आपको नहीं मिलेगा, अक्रॉस द ग्लोब नहीं मिलता, एक्सेप्शन है फ्यू कंट्रीज।
क्योंकि एक बात हमेशा दिमाग में रखो, राजा बनना है, नो मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया। तो यहाँ पर भी एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं है, जैसे मिनिमम एज 21 ईयर्स होगी। अब इसमें भी आपका कोई कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, 21 साल, ये आपके माँ बाप का कंट्रीब्यूशन है। अरे समझ में, 21 ईयर्स के हो गए तो 21 साल होना आपके हाथ में नहीं है। तो मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया 21 ईयर्स है। ग्रेजुएशन की बैचलर डिग्री मतलब पास तो हो ही जाओगे, ग्रेजुएट हो जाओगे तो वो मान लिया जाएगा, पास हो गए तो फिर आप एग्जाम दें। कोई परसेंटेज रिकॉग्निशन नहीं, कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम की एक्सपर्टीज नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंपल एजुकेशन क्राइटेरिया। 21 साल से लेके 32 साल तक के इन जनरल वे में, बाकी सभी के लिए अपने अपने छूट हैं, वो आपको मिल ही जाएगा, सेम लिखा हुआ है मैंने। 32 साल तक की एज में 6 अटेम्प्ट है आपके पास में अभी, ये इसका मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया है, ठीक है ना। सो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लाइफ इन डिफरेंट रूल्स इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, मैंने 4-5 एग्जामिनेशन को कोट किया है मैंने, IAS, IAFS, IPS, और एक और हम जिसको बहुत ज्यादा मान्यता देते हैं, IRS। तो 4 एग्जामिनेशन के बारे में बात, 30 एग्जाम्स होते हैं आपके, 30 एग्जाम्स होते हैं आपके, वो एक आपका चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस एक स्लाइटली एक देखते रहिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मैं बस इसको जल्दी खत्म करने की मूड में हूँ, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा। हाँ, ये सारी चीजें इंटरनेट पे टाइप करके मारोगे, हजारों मिल जाएंगी आपको। तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है, रोहित सर का डायलॉग। मैंने बताया डायलॉग इज मोर इम्पोर्टेंट। आप हमेशा दिमाग में रखना, आपकी जिंदगी की मूवी हिट होने वाली है डायलॉग के कारण। आप एग्जाम में जो बात अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, जिस तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, वो 1 एक्स्ट्रा मार्क्स आपका कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण है। देखो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आप जैसे पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ना है, आपने आपने को नए तरीके से पढ़ना है। अगर जैसे पढ़ते थे और वैसे ही पढ़ेंगे, या हमारा बिहेवियर जैसा था वैसा ही रहेगा, तो हमें वही मिलेगा जो अब तक मिलता है। सो प्लीज ट्राई टू चेंज योर पैटर्न ऑफ स्टडी। तो ये कंटिन्यू जॉब रोल है। इनिशियल स्टेज में आप SDM के तौर पर रिकॉग्नाइज होंगे, फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस मिलेंगी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के लेवल तक जाएंगे, फिर पोजीशंस को बढ़ता चला जाएगा। खैर, बताने के लिए, मोटिवेट होने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, मुझे मेरा थोड़ा सा पढ़ाई का, बच्चों को पढ़ाने का पैटर्न अलग है ना। इसी तरीके से पढ़ना है हमको, जो हम मैं बता रहा हूँ। बट ये तो एक लाइफ है इंडियन फॉरेन सर्विस की, है ना। मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी में निकाल रहा हूँ ये सारी चीजें, जल्दी जल्दी में निकाल रहा हूँ। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, यूपीएससी की 3 पैटर्न होते हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। 3 फेज के अंदर ये एग्जाम होता है। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप, प्रीलिम्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब 4 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको उपयुक्त में से सही का विकल्प चुनना है। देखो हमेशा एक, और आज एक टॉपिक पे बेसिक में आपको डिस्कस कर देता हूँ। ये वो एग्जामिनेशन है जहां पर सही का कथन नहीं चुनते हैं, सही आंसर को चूज नहीं किया जाता, चूज किया जाता है उनमें से जो सही है। अप्रोप्रिएट आंसर को, राइट आंसर यू कैन नॉट ऑप्ट, यू कैन ऑप्ट ओनली अप्रोप्रिएट आंसर। 4 में हो सकता है चारों सही हो। आपको जो एग्जामिनेशन में, विशेषकर यूपीएससी में, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये ज्यादा फील होगी, ये क्वेश्चन होगा, उसके 4 विकल्प होंगे, हो सकता है चारों सही हो। ये बतेगा 800 किसी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है? यहाँ से 8,000, 8,500 10 मीटर का यहाँ 8,000। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। आवाज इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि किसी ने अपना आपको अनम्यूट कर लिया, और अनम्यूट करने के बाद में ये सारी समस्या आ जाती है।
ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने बताया 3 फेज में होता है एग्जाम। पहला होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरा होता है सब्जेक्टिव टाइप, मतलब एक प्रश्न आएगा, एक आपको स्पेस मिलेगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्रूशियल स्टेज होती है, इसको मेंस बोलते हैं। तीसरा होता है इंटरैक्टिव टाइप, है ना, आप लोगों से बातचीत करते हुए, उसको बोलते हैं इंटरव्यू। बेसिकली इट इज अ पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है ना। तो इसको इंटरव्यू तो एक चूंकि कॉमन टर्म हमारे मार्केट में आया है, बट एक्चुअल नेम इज द पर्सनालिटी टेस्ट। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है ना। 3 फेजेस में एग्जामिनेशन होता है। पहले फेज में 2 पेपर होंगे, जीएस पेपर 1 होगा, जीएस पेपर 2 होगा, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे एक बिगड़ा हुआ कल्चर है, क्या है, यूपीएससी इसको यूज नहीं करती हमारे यहाँ। मैक्सिमम मार्केट में फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई टू जयपुर टू टू बच्चा 2-3 काम करने लगा है। सब टीचरों ने जीएस पेपर 2 को सी सेट बोल दिया, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। मैंने कल आपको बताया था एंटायर एग्जामिनेशन इज द एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन, एंटायर एग्जामिनेशन। बट एक पर्टिकुलर पेपर को जिसमें मैथ्स रीजनिंग इस तरीके की चीजें आती है, उनको हम एप्टीट्यूड बोलना शुरू करते थे। जैसे बचपन में कई बार लोगों का नाम नहीं पड़ जाते, गलत नाम पड़ गए तो वो कल्लू कल्लू बोलने लगे किसी को, है ना। उसकी एक्टिविटी से मोनू पप्पू पप्पू टाइप के शुरू हो गए तो वो बोल गए, बल अच्छा खासा इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन हो सकता है नाम पप्पू चल गया तो चल गया। तो ऐसे ही कुछ नाम बिगड़ गए और लेकिन प्रचलन में आ गए, पॉपुलर हो गए, इसलिए हमने इनको उस तरीके से रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया। तो जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2, लेकिन पेपर 2 को बाय मिस्टेक सी सेट बोलने लगा, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑल्दो both the papers are aptitude based, means examination also based on the aptitude and interview also based on the aptitude। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था यूपीएससी का है इन टेस्ट के माध्यम से आपको, ठीक है ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा आती होंगी, नहीं होंगी तो मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई बात नहीं है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी में हूँ, ये कोई इंपॉर्टेंट तो बात है नहीं है। एडवांटेज क्या है प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, कि आपको इतना बड़ा वास्ट एरिया कवर कर लोगे आप नॉलेज का, कि आपके पास में कोई भी एग्जामिनेशन सबऑर्डिनेट, क्योंकि यूपीएससी से बड़ा कोई एग्जामिनेशन बोर्ड नहीं है हमारे पास में, तो उससे नीचे के जितने भी एग्जामिनेशन हो कहीं ना कहीं विथ लिटिल बिट एडिशंस आप वो सारे एग्जामिनेशन कवर कर लोगे अगर ये प्रिपरेशन आप करते हो। चाहे वो एमपीपीएससी का हो, लिटिल बिट उसमें आपको एक्स्ट्रा एमपी का पढ़ना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें कॉमन है सेम। आपको एसएससी का पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत हद तक मदद यहाँ पे मिल जाएगी उसकी जनरल स्टडी के पेपर में और आपको एप्टीट्यूड के पेपर में। अगर एप्टीट्यूड आपका अच्छा होगा तो एसएससी भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा, बैंकिंग भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा, एक बहुत अच्छा यूनिक अप्रोच बन जाएगा। हालांकि मैं आपसे कहूंगा कि आप कभी इस गलत उसमें मत पढ़ना। अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दैट पेपर ओनली, तो उसी जगह पर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को स्मूथनिंग करना है, ठीक है ना। तो ये छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है, मैंने काफी बड़ा बनाया है, बट मैंने बताया फर्क है, क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, ये सब जानते हैं आज की दुनिया में। हम इस तरह की जो सूडो कल्चर है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का उससे बाहर आए और हम एक ट्रू ओरिजिनल स्टडी की तरफ मूव करें, ठीक है ना। ये सब लिखा हुआ है, क्या मिशन है, डेली डाउट सेशंस वगैरह, इंटरेक्शन, ऑनलाइन सपोर्ट, कंटिन्यूएशन बाय कोठारी। चलो ये हो गया हमारा खत्म। पेन इज टेम्पररी, ग्लोरी इज फॉरएवर, दिस डायलॉग इज मोर इम्पोर्टेंट। पता है पूरी पूरी प्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दिस डायलॉग, पेन इज टेम्पररी, ग्लोरी इज फॉरएवर, है ना। तो अभी आप जिस एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको करियर बिल्डिंग का टाइम आ गया, करियर बिल्डिंग का टाइम आ गया, तो उसमें आपको क्या है, इसी समय आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट वाले ही फील हो, पढ़ाई करना, बातें इतनी बड़ी बड़ी समझना, ये सारा पढ़ना, लोगों की बातें, बट इट इज अ टेम्परेरी। आपकी 70 साल की, मैं 70, वैसे तो 65 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब जीवन प्रत्याशा भारत में ऑन एन एवरेज लोग 65 साल जीते हैं सब, तो लगभग अगर मैं आपको मान लूँ 70 साल जीते हैं, 70 साल में ये 2-3 साल का संघर्ष है, ये बहुत टेम्परेरी है। लेकिन एक बार हो गए तो ग्लोरी इज फॉर एवर, हमेशा के लिए, टिल 70 ईयर्स। और 70 ईयर्स क्या, जो जीवन पर्यंत तक आपका जो चलना है वो रहेगा। सो विच इज मोर इम्पोर्टेंट, दिस डायलॉग इज इम्पोर्टेंट।
ठीक है ना, बाकी तो हम डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं इसको शेयरिंग स्क्रीन से हटा रहा हूँ और अपने आज के डिस्कशन की तरफ हम लौट रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अब थोड़ा आप मेरी स्क्रीन पे आ जाइए और अब हम आज का डायलॉग सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, आप भी बोर हो रहे थे ना, क्या देखो, मुझे तो ये किताबें वाली पढ़ाई, ना तो मैं आपको सलाह दूंगा पढ़ने के लिए, ना कुछ करने, है ना। हमने अभी तक यही तो किया है ना, 10वीं 12वीं तक सुबह उठ उठ के पढ़ाइयाँ रट रट के नोट्स बना लिए इतने मोटे मोटे, है ना। अब यूपीएससी का सिलेबस को अगर हम देखेंगे, आज मेरा सिलेबस का डिस्कशन है और मैंने आपको बताया था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पॉलिटी का, तो आज के अगर आपको मेरे डिस्कशंस के टॉपिक्स अगर मिले होंगे तो ये है कि करंट अफेयर्स का यूज किस तरीके से किया जाता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में, और दूसरा है इम्पोर्टेंट पॉलिटी के सिलेबस को डिस्कस करना। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, पॉलिटी एक उसका पार्ट होता है, एग्जाम का पार्ट होता है, सब्जेक्ट का पार्ट होता है, ऐसे 8-9 सब्जेक्ट की कैटेगरी है हमारे पास में, जिसमें हिस्ट्री का एक कैटेगरी है, ज्योग्राफी की एक कैटेगरी है, इकोनॉमिक्स की एक कैटेगरी होती है, पॉलिटी की एक कैटेगरी होती है, इन्वायरमेंटल की एक कैटेगरी होती है, जनरल साइंस की अपने आप में कैटेगरी होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक कैटेगरी होती है ना। तो कोई मेरे से पूछता है कि सर सिलेबस क्या है, तो मैं कहता हूँ हमेशा, मुंह खोलकर जो शब्द आए आपके दिमाग में वो बोल दो, वही सिलेबस है। आप मुंह से जो भी बोल सकते हैं, थाली चम्मच रोटी, कुछ भी आपको बोलना है, इट इज इन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो वास्ट सिलेबस है, उसको हम अपने एक्सपीरियंस के साथ में फिल्टर आउट करते हैं और उन सारी चीजों पर अपना कमांड डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो 8-9 सब्जेक्ट की कैटेगरी में से एक पॉलिटी एक सब्जेक्ट है जिसकी अपनी कैटेगरी होती है, और उस कैटेगरी में वो कहाँ मेंशन है, एक तो आपको दो जगह आपको इसकी नॉलेज काम आएगी, एक तो जीएस के पेपर 1 में, है ना। जब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जाएंगे तो पेपर 1 में सभी के ऑब्जेक्टिव टाइप कॉमन, ये 8-9 कैटेगरी के सब्जेक्टों को मिलाकर एक पेपर बनेगा आपका। तो वो ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको एक पॉलिटी का भी हिस्सा रहेगा, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, कोई डिसाइड नहीं होता कि पर्टिकुलर स्ट्रीम से इतने क्वेश्चन फिक्स होंगे, कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है ना भी ये पूछे। पता पड़ा पॉलिटी से इस बार कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछा, पता पड़ा 40 क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है ना। ऐसा रहता है हिस्ट्री से सभी स्ट्रीम के बारे में। दूसरा मिलता है, इसका सब्जेक्टिव होता है, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस एग्जामिनेशन में पहुंचेंगे, मेंस एग्जामिनेशन में जीएस का पेपर 2, वहां पर सब्जेक्टिव पेपर है। वहां पर क्या किया, इन 9 सब्जेक्टों में 3-3 2-2 3-3 के स्लॉट बनाकर अलग अलग पेपर बना दिए, लिखना पड़ेगा ना, इसलिए 1 2 3 4। चौथा पेपर एथिक्स एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को लेकर है, इसको हम एथिक्स का पेपर बोलते हैं। क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे सारी चीजों को। तो ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको एक स्लाइटली ओवरव्यू दिया। तो जीएस पेपर 2 के अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पर पॉलिटी आता है। ऑल दो मैं आपकी हर सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों के साथ में थोड़ा डिस्कस करूंगा, उसके बाद में सारी चीजों को क्लैरिफाई। तो एक पॉलिटी का अपना एक, तो मैं आपसे बता रहा था 4 सब्जेक्टों के बारे में, 4 पेपर के बारे में, 4 पेपर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 मेंस के अंदर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 प्रीलिम्स के अंदर और इंटरव्यू, ठीक है ना। तो इस कंडीशंस में आपको देना पड़ेगा, ये जीएस पेपर 2 के अंदर मेंस एग्जामिनेशन में मिलेगा जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, और जीएस पेपर 1 में मिलेगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जहां ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो 2 बार मुलाकात होगी, हर सब्जेक्ट से लगभग ऐसी ही मुलाकात होगी, 2-2 बार, एक प्रीलिम्स में मिलेगी और दूसरा मेंस में मुलाकात होगी। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, आपको मुलाकात करनी होगी तभी हो पाएगी मुलाकात, मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तब मेंस में आप आओगे, ऐसे नहीं है कि आपको जबरदस्ती मेंस दिलवा दिया जाए, प्रीलिम्स एंड मेंस तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तब मेंस में आओगे, मेंस क्वालिफाई करोगे इंटरव्यू में आओगे, इंटरव्यू क्वालिफाई करोगे तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी मसूरी में एडमिशन मिल जाएगा, फिर आप कलेक्टर साहब बन जाएंगे, ठीक है ना। अभी तक जो था मैं बोल रहा हूँ क्लियर है, थोड़ा बहुत क्लियर है ना। बस एक थोड़ा सा भी 1% भी अगर हो गया ना तो अपना काम बन गया, ज्यादा नहीं सीखना, 1%, ओनली 1%। आप पूरे दिन के डिस्कशन में अगर आप 1% चीजों को जान पाते हैं तो अपना बात बन जाएगा, अपना काम बन जाएगा, करेक्ट है।
तो शुरू करते हैं हम आगे की तरफ डिस्कशन। एग्जामिनेशंस में पूरे के पूरे इस एग्जामिनेशन में सिविल सर्विसेज में दो इंपॉर्टेंट काम आपको करने हैं। पहला, सिलेबस को अपने पास हमेशा के लिए रख लेना है ना, फॉर्मुलेशन पूरी तरीके से आपको, हम लोग अपना प्लानर भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सारी चीजें देंगे, आप मैनेजमेंट से बात करेंगे, आपको सारे टॉपिक्स सीक्वेंसली मिल जाएंगे, उसके इनबिल्ट टॉपिक भी मिल जाएंगे कि उसके अंदर इंपॉर्टेंट कोर एरिया क्या है, फोकस एरिया क्या है, वो भी मिल जाएगा। दूसरा, आपको अपने लाइफ टाइम में दूसरा काम ये करना है कि जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, प्लीज प्रोवाइड अ सिलेबस ऑफ यूपीएससी। मैंने बेटा यही बोला अभी कि अगर आपके पास नहीं होगा तो हम लोग उपलब्ध कराएंगे, आपके पास पहुंच जाएगी कोई चीज, है ना। ये टेंशन हम लोगों का है, मतलब मेरा भी नहीं है, मैं क्या को बोलूँ मेरा टेंशन है, आपका भी टेंशन नहीं है, मेरा भी नहीं है, कोठारी का है ना, कोठारी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा आपको, काय को टेंशन लेते हैं, मैनेजमेंट लगा है ना आपके साथ में, काम करेगा, वो करेंगे, ठीक है ना। तो मैं अपना काम करूँ, आप अपना काम करें, वो लोग अपना निश्चित तौर पर करेंगे, ये अच्छा बेस्ट। आप लोगों के लिए सिलेबस सभी को मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा, हिंदी अंग्रेजी में मिलेगा, दोनों ही चीजों में मिलेगा, दोनों माध्यम के बच्चों के लिए मददगार। तो सिलेबस 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 3 पेज का सिलेबस है टोटल, 4 पेज बना देंगे उसमें और ज्यादा उसको करेंगे, ठीक है ना। 4 पेज का सिलेबस आपको हमेशा अपने पास में रखना है। इफ यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, ऑलवेज अपने पास में रखेंगे, है ना। शादी में भी जा रहे हैं, कहीं फंक्शन में भी जा रहे हैं, सिलेबस को लेके जा रहे हैं, अपना बैग में रखा, तब तक पता चला खाने की प्लेटें खुली नहीं, तब तक बैठ के एक बार सिलेबस को देखेंगे। जितना आपका सिलेबस पर कमांड होगा, 40% एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन सिलेबस की बेस्ड होती है। पता है 90 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पढ़ाते हुए सबसे ज्यादा मैं अपना क्या एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों को, आज तक मैं ये तो नहीं पूछूंगा आप लोगों से कि मैं पढ़ाता कैसा हूँ या हम लोग पढ़ा कैसा रहे हैं, नहीं नहीं, वो तो हम पूछेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टेस्टेड है, आज से थोड़ी पढ़ाना शुरू किया है, जमाना हो गया, बुढ़ापा हो गया, चश्मा लग गया है। अब थोड़ी पूछेंगे आपसे, आपसे थोड़ी सर्टिफिकेट लेंगे कि हम पढ़ाते कैसे हैं, हम तो अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत पढ़ा लिए, जमाने से पढ़ा रहे हैं, अब आपने पढ़ना है। समझ में आ गया, कहना सर ये अच्छा अपना वो है तो है यार, इसमें क्या बात है। और आप कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं ये हमें थोड़ी आपसे वो करना है, ये तो आपकी अपनी पोटेंशियल है, या आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए जितनी मेहनत करेंगे वो आपका स्ट्रेंथ है, वो आपकी ताकत है, हम थोड़ी डिसाइड कर पाएंगे कि ये सिलेक्ट हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा यार, इट डिपेंड्स अपॉन योर लेबर, सिंसियरिटी। सिंसियरिटी आपने अंदर आनी है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 50 लोगों के साथ में आप लोगों से इंटरेक्ट हो रहा हूँ, फिर 50 में से हो सकता है इस बैच में मात्र 5 बच्चों का सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली 5 ही का होगा, 6 का ही होगा, क्योंकि उस लेवल तक मेंटेन कर पाना सिंसियरिटी को, वो इंपॉर्टेंट है। तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन इज नॉट अ 2020 मैच, इट इज अ टेस्ट मैच, जहां आपका पेशेंस आपके साथ में रहेगा। ये 2020 नहीं कि आए उड़ाए सर्टिफिकेट होके चले, वो नहीं करने का, टेस्ट मैच है, आपको बहुत पेशेंस से खेलना पड़ेगा। तो क्योंकि प्रिपरेशन में टाइम तो लगेगा, तो आप लोग जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भारत का सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया में सेकंड नंबर पर आता है, पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, सेकंड नंबर। मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ, वैसे मैं बहुत वही स्टोरी में हर बैच में सुनाता हूँ, काफी अच्छी स्टोरी है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने नाम सुना है सुभाष चंद्र बोस का, नाम सुना है ना, सुभाष चंद्र बोस का। कहते हैं उनने अपने टाइम में आईएएस का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था। फर्स्ट पर कौन सा है, चाइना का है, चाइना का पहले पर, इंडिया सेकंड पे आता है, फर्स्ट पे चाइना आता है, ठीक है ना।
उन सब जगह पे अपनी ये एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं अपनी ब्यूरोक्रेसी के लिए, ठीक है ना। तो पहला चाइना होल्ड करता है उस पोजीशन को, सेकंड इंडिया का होता है ना। दोनों ही मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रियों में गिने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो कंपटीशन थोड़ा सा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन वही बात है, वास्तविकता में जो एग्जामिनेशन की डिमांड फुलफिल कर दे उनके बीच में कोई कॉम्पिटेटिव कंपटीशन होता ही नहीं है। वो सिर्फ 1% लोग होते हैं। आप कितना भी कोशिश कर ले, वो लोग उतने होते ही नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोल रहा था। 1920 के करीब, 1920 के अराउंड, उस जमाने में पेपर लंदन में होता था। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे इंदौर वगैरह ये सब डिफरेंस, पहले लंदन के अंदर प्रिपरेशन होती थी, और वो सारी चीजें वही होता था। सब इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता था। ब्रिटिश 50-60 देशों को ब्रिटेन ने गुलाम बना रखा था। सारे देशों के अंदर अपनी ब्यूरोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए वो एग्जाम कंडक्ट कराते थे। सुभाष चंद्र बोस का अपने पिताजी से थोड़ा नोकझोंक हुआ। पिताजी चाहते थे कि उनका बेटा आईएएस बने। पिताजी बेटे को जुनून था गांधी जी के आंदोलन में शरीक होने का। उनको गांधी जी का आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और वो सारे उनको आज़ादी की लड़ाई लड़नी थी। लेकिन हमारे यहाँ पे एक बार है, माँ बाप इसलिए भी चढ़ा देते हैं कई बार कि बेटा आप क्वालिफाई नहीं कर सकते एग्जामिनेशन, इसलिए भाग रहे हो और आज़ादी की बातों का ख्याल रख रहे हो। तो कई बार बेटे भी जिद्दी होते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है पहले आपका एग्जाम क्वालिफाई कर दूं फिर मैं जाऊंगा। उस जमाने में काफी रॉयल लोग ही जा पाते थे, जमींदार जागीरदार, ठीक है ना। ये लोग जो उस तरीके का, आज आपके टाइम में ये बहुत मुश्किल होता है। आज आपका सेंटर अंडमान निकोबार आ जाए, इतनी साधनों के बावजूद भी जहाँ फ्लाइटें जाती हैं सब कुछ, तो आप पेपर ना देने जाओ। उस जमाने में लंदन जाना पड़ता था, बिना मोबाइल के, व्हाट्सएप के, गूगल फैसिलिटी, फेसबुक पर पोस्ट भी नहीं कर सकते थे उस जमाने में, है ना। एक बार गया, पता नहीं जहाज से पहुंचा फिर नहीं पहुंचा, क्या हुआ क्या प्रॉब्लम, तो इतनी जल्दी कॉन्टैक्ट्स नहीं होते थे इजीली। तो वो रॉयल लोग ही कर पाते थे, वही करते थे। तो आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस जमाने में भी प्रिपरेशन करते थे। तो उस जमाने में 3 ऑप्शनल पेपर होते थे, आज एक ऑप्शनल पेपर होता है मेंस एग्जामिनेशन में, जो आपको डिसाइड करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। तो उन्होंने उस जमाने में 3 ऑप्शनल पेपर से प्रिपरेशन किया था, और करीब 6 से 7 महीने की प्रिपरेशन के दौरान ही उन्होंने इस एग्जामिनेशंस को न केवल क्वालिफाई किया बल्कि टॉप रैंकिंग को होल्ड किया। टॉप रैंकिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, उस समय कुछ होता था कि ब्रिटिशर्स टॉप 3 पोजीशंस किसी अन्य देश के लोगों को नहीं देते थे। फोर्थ पोजीशन पर इन्होंने अपनी चीज को, ऑल वर्ल्ड रैंक इनकी फोर्थ आई थी उस जमाने में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग भी सेवा की तैयारी करते हैं तो हमेशा 2 चीजें देखना चाहिए आप लोगों को। क्या है वो 2 चीजें? कि आप अपने पास में बहुत कॉम्प्लेक्स माहौल को ना बनाएं। कि अमूमन तौर पर मैंने विद्यार्थियों के साथ में जब भी बात की है, आईएएस की तैयारी करते में बड़ा हायतौवा ज्यादा मच जाते हैं। यूपीएससी, अरे भैया अब तो हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की वो हमारा, अब बिल्कुल हमको एकांत में बैठना पड़ेगा, 10-10 घंटे बिल्कुल अलग रहेंगे, खाना छोड़ेंगे, पीना छोड़ेंगे, लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे। इतना कॉम्प्लेक्सिटी का माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसको एक एग्जाम के तौर पर ही ट्रीट करें। ऐसा नहीं है कि सब ये जीवन में सब कुछ है, ऐसा नहीं, इट्स एग्जामिनेशन। आप अपने आसपास का माहौल को बहुत लाइट बना लीजिए, ठीक है ना। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमेशा मेहनत करते थे, अब भी कर रहे हैं हम मेहनत, थोड़ा सा अलग तरीके से तो पढ़ना है, टाइम तो वही है। ऐसा नहीं कि हम जीवन में सब कुछ अपना लाइफ साइकिल को पूरी तरीके से उलट पलट कर दे ना। थोड़ा सा इजी इन्वायरमेंट को आप आसपास रखेंगे तो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना आसान हो जाएगी, तभी आपका इंटरेस्ट पैदा होगा। दूसरा, सब्जेक्ट के साथ में इंटरेस्ट पैदा करो, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक इंटरेस्ट पैदा करना और एक साथ में अपने आसपास बहुत इजी इन्वायरमेंट क्रिएट करना। आप देखेंगे कि आपको बड़ा मजा आ रहा है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। और जब ये पढ़ाई आपकी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट बन गई, तो फिर कोई ताकत दुनिया की आपको नहीं रोक सकती। पढ़ाई से मोहब्बत हो गई, है ना। ये तो होती ही है ना। संत लोग तपस्या कर लेते हैं इतनी कठिन तरीके से, क्यों? क्योंकि मोहब्बत, उनको ईश्वर से मोहब्बत हो गई, है ना। अरे भगवान से मोहब्बत नहीं हो सकती, प्यार नहीं हो सकता क्या?
नहीं होती क्या? मीरा भाई, उसको कृष्ण नाम से रखते। सूफी, आपने इस्लाम की एक आइडियोलॉजी का नाम सुना होगा, सूफीज्म, सूफी, है ना? तो ये सूफी लोग कौन होते हैं? ये वही लोग होते हैं जो ईश्वर से मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत करने के लिए अपने आप को आशिक बोलते हैं, आशिक। और ईश्वर को माशूका की संज्ञा दी गई है, मतलब लव्ड एंड बी लव्ड। आपने गाने सुने होंगे ना, ख्वाजा मेरे ख्वाजा टाइप के, सुना है कि नहीं सुना? पिया हाजी अली। एक बात बताऊं, मैं आपको बहुत फिल्मों के और ये सारी चीजों के बहुत एग्जाम्पल देने वाला हूँ। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था न्यूज में कि सिनेमा is the mirror of society, or society, whatever happened in society is reflected in cinema. सिनेमा में जो होता है उसको सोसाइटी बाद में फॉलो करती है, सोसाइटी में जो होता है वो सिनेमा में दिखाया जाता है। एक मिनट, जस्ट मिनट, वॉइस क्लियर अभी हो जाएगी। हेलो। अभी वॉइस क्लियर है? आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, थोड़ा सा नॉइस होगा क्योंकि वहाँ कुछ क्लियर। प्रॉब्लम है, कोई वीगल वीगल का कोई इशू आ रहा है, उस वजह से थोड़ा सा। अभी 1-2 मिनट के अंदर ठीक हो जाएगा आवाज, ठीक है ना? तो ये डिस्कस कर रहे थे हम सारे टॉपिक्स को लेकर, और वो सारी चीज़ों को हमने देख भी लिया था इसी कंडीशन में। अब मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो मैंने बताया हर चीज़ का थोड़ा सा लिमिटेशन रहेगा, टेक्नोलॉजी का घर में क्लास लेने का ये थोड़े से लिमिटेशन जरूर रहेंगे, बट हम इस सारी चीज़ों से ओवरकम करेंगे और वो सारी चीज़ों को देखेंगे। Just a minute. तो वही डिस्कस कर रहे थे हम लोग इन सारी चीज़ों को लेकर।
ठीक है ना, अभी ठीक है। तो वही डिस्कस कर रहे थे। तो ये मैंने बताया था कि सिविल सर्विसेज में जब उन्होंने किया था एग्जाम में 4th रैंक आया उनका। तो आज की कंडीशन में तो ये एग्जाम इंडियन एग्जामिनेशन हो चुका है सेम तौर पर, ऑप्शनल भी आप लोगों के लिए एक हो चुका है। उस जमाने में इंडिया में ही एग्जामिनेशन होता है, प्रिपरेशन भी इंडिया में होती है। तो सुभाष चंद्र बोस उस जमाने में इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, वर्ल्ड लेवल पर अपना रैंकिंग ला सकते हैं। तो आप लोगों के लिए तो बहुत एग्जाम है। हालांकि उन्होंने फिर बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये सब त्याग कर दिया था। उन्होंने कहा आईएएस की नौकरी इतनी बड़ी नहीं है जितना कि देश को आजाद कराना। तो फिर वो एक उसका एक मोटिवेट था नेशनलिज्म का, और वो बहुत इंस्पायर्ड हुए थे। तो ये सारी चीजें तो हमेशा एक बात रखना कि अपने आसपास जब उनसे पूछा जाता था सुभाष चंद्र बोस कि आपने ये काम इतने आसानी से कैसे कर लिया, बोले मुझे कभी कोई मुश्किलें तो आई ही नहीं इस एग्जामिनेशन को लेकर। मैंने कभी उस तरीके से सोचा नहीं, मेरा सोचने का नजरिया। तो मैंने बताया ना, जीवन में अगर आपको आईएएस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है तो आप अपने आप का थोड़ा सा एटीट्यूड को ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव बनाएंगे, हल्का करेंगे, अपनी मेहनत को बराबर से सिंसियरिटी को अडॉप्ट करेंगे। डेफिनेटली आई कैन एश्योर यू कि ये एग्जामिनेशन आपके लिए कोई बहुत बड़ा हर्डल नहीं होने वाला। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर लिटिल बिट सिंसियरिटी। थोड़ा सा लेके आइए, इंटरेस्ट पैदा कीजिए, सारी चीजें हो जाएंगी। तो सिलेबस आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक ब्रीफ ओवरव्यू में आपको यहाँ पर कर रहा हूँ। पॉलिटी का सिलेबस है। पॉलिटी में एक पार्ट है उसका जिसका इम्पैक्ट हर पेपर के अंदर मिलता है। तो जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन एक पार्ट होता है, पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एक पार्ट होता है, और दूसरा पार्ट होता है गवर्नेंस का पार्ट होता है। दो पार्ट होते हैं इसके अंदर। पॉलिटी को हम दो रूप में पढ़ते हैं। एक गवर्नेंस वाले पार्ट में, गवर्नेंस उस व्यवस्था को कहते हैं जो सरकार चलाती है ना, हमारे ऊपर गवर्न करती है। वो कैसा गवर्न करती है, कौन कौन सी पॉलिसीज है, स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, उनकी क्या आलोचना है, क्या उनकी ठीक ठाक स्कीम्स हैं, उनका पूरा का पूरा रिव्यू करना हमको आना चाहिए। जैसे उज्ज्वला योजना सरकार ने लागू किया, अभी लागू किया, आपने जगह जगह होर्डिंग देखे होंगे, गांव में गैस और वो सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन किए जा रहे हैं, एलपीजी के सिलेंडर, है ना। तो वो सब उज्ज्वला योजना की सरकार ने, तो उसकी क्या खामियां हैं क्या नहीं है, पूरी तरीके से मूल्यांकन करना। ये मैंने बताया ना कल की क्लास में, बाय व्हाट व्हेन व्हाई हाउ, ये सारी चीजों के आंसर्स हमको निकालते रहना किसी टॉपिक को पढ़ते समय। चूंकि हमारे पास सिलेबस रहेगा तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ना आसान हो जाएगा। जो मेरा अगला डिस्कशन है कि करंट अफेयर्स को कैसे इस एग्जामिनेशन की प्रोसेस में डालें, तो उसके लिए प्रिपरेशन हम कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे, और कुछ आदतें जो हम अभी से बना लेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगी लंबे समय तक। और ये बात है कि अगर आपने इस तरीके के जो अभी आप इंट्रैक्शन कर रहे हैं और जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो टिप्स को थोड़ा फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, प्रोबेबली 2 to 3 years में, या जो भी आपका जो भी आफ्टर 12th वाले जो ग्रेजुएशन के पास करके ये एग्जाम दे पाएंगे, तो अगर ग्रेजुएशन के बाद में आपको एग्जामिनेशन देना है, आप डेफिनेटली आप उसके कंफर्ट जोन में होंगे, और आपके लिए कोई एग्जामिनेशन कोई बहुत बड़ा चैलेंज तो होगा ही नहीं, इस बात को एश्योर कर सकते हैं। करेक्ट है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको फैक्ट भी देता जा रहा हूँ जिससे आपके लिए नॉलेजेबल कुछ पॉइंटर्स आपके दिमाग में रहे, है ना। जैसे एक एग्जामिनेशन में मैंने बताया सुभाष चंद्र बोस ऑल्सो द आईसीएस ऑफिसर, ये पता चल गया। कब उन्होंने एग्जाम दिया, 1920, वो भी आपको पता चल गया, है ना। इन्होंने रेजिग्नेशन दिया, गांधी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी इसी में। आइडिया लगता है ना हम कैसे इंफॉर्मेशन को सुनाते हैं, कैसे पकड़ते हैं, ये आर्ट हमको डेवलप करना है। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते में कैसे हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं, तो वो सारी चीजें हमको डेवलप करनी है। तो मैंने बताया